औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत वाजिबुल एहतराम मौजूद हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हकीम एजाज़ मसाजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि तदरीस तिब्ब यूनानी का सिलसिला जारी किया हुआ है और उसमें हम सबसे पहले अमूर तिबिया पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अमूर तिबिया जो हैं वो 7 हैं। 6 हम पहले पढ़ चुके हैं और 7वां अब हम पढ़ रहे हैं। 7वां अमर जो है उसको अफ़ाल कहते हैं। अफ़ाल जमा है फ़ेल की, और फ़ेल का मतलब काम होता है। तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम निज़ाम इन्हिज़ाम को लेते हैं कि निज़ाम इन्हिज़ाम जो है वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है और वो कैसे होता है और वो होता क्या है। तो निज़ाम इन्हिज़ाम चूँकि लंबा टॉपिक है, वो एक वीडियो में आना उसका मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। तो इसलिए मैंने उसके हिस्से कर दिए हैं। 3-4 वीडियोज़ में इंशाअल्लाह मैं निज़ाम जो है ये आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर अगले निज़ामों में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज जो है निज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रो करवाऊँगा मैं। आज की वीडियो में जस्ट मैं इंट्रो करवाऊँगा कि निज़ाम क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मैंने ये छोटा सा एक डायग्राम बना दिया है पहले, ठीक है, ताकि वो टाइम जो है वो बच सके। तो यहाँ मैंने लिखा है न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखा है? न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। जो कुछ हम माहौल से लेकर खाते हैं, जो कुछ भी फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो सब जो हैं उनमें क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स होता है। वो क्या होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, खुराक बोलते हैं। ठीक है, और माहौल से लेकर खाना और खाने के बाद जिस्म का हिस्सा बनना, ठीक है, और उससे हमें एनर्जी, मतलब जिस्म एनर्जी हासिल करता है, एनर्जी जिस्म को प्रोवाइड होना और उससे हमारी ग्रोथ होना, ये पूरा अमल जो है इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी यानी कुव्वत। कुव्वत कवा हमने पढ़ी थी। कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, प्लस हमारी ग्रोथ होती है। प्लस हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ बढ़ोतरी को कहते हैं, बढ़ोतरी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, हासिल क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारी ग्रोथ या बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन जो है इसका मतलब होता है हजम। डाइजेशन का मतलब क्या है? हजम। ठीक है, हजम कहते क्या है, हजम का मतलब क्या है? डाइजेशन या हजम का मतलब क्या है? हजम किसको कहते हैं? हम जो कुछ भी खाते हैं वो, फ़र्ज़ किया ये फूड है, हम खुराक खाते हैं। ठीक है, हम खुराक खाते हैं, ये फूड है, फूड है। ठीक है, ये फूड है, लेकिन ये लार्ज साइज़ में है, बड़े साइज़ में है। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं लार्ज साइज़। लार्ज साइज़, ठीक है, या लार्ज साइज़ फूड पार्टिकल कह दें। लार्ज साइज़ फूड पार्टिकल। ठीक है, यानी खुराक के बड़े हिस्से, बड़े टुकड़े। जब हम खुराक खाते हैं, चाहे वो निवाला हो, रोटी का निवाला हो, चाहे वो गोश्त का टुकड़ा हो, चाहे
वो फ्रूट हो, तो वो लार्ज मतलब उसके लार्ज पार्टिकल हम यूज़ करते हैं, यानी वो बड़े बड़े टुकड़े उसके जो होते हैं वो होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है। उनकी क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है या तोड़ फोड़, हम इसको कहेंगे तोड़ फोड़, या इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन होकर क्या होता है, वो छोटे छोटे, वो जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो स्मॉल पार्टिकल बन गए, जो लार्ज थे वो स्मॉल पार्टिकल बन गए, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड, यानी ये तोड़ फोड़ के ज़रिए ये छोटे होते हैं, ठीक है। खुराक की ब्रेक डाउन के बाद उसका स्मॉल साइज़ हो जाना, यानी उसके टुकड़े छोटे हो जाना, और छोटे होते होते उस स्टेज तक पहुंच जाना कि वो मॉलिक्यूलर साइज तक हो जाएं। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूलर साइज तक पहुंच जाते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं ये कि खुराक की तोड़ फोड़, ऐसी तोड़ फोड़ या ऐसी ब्रेक डाउन जिससे हमारी खुराक इतने छोटे ज़रात में तब्दील हो जाए कि वो ज़रात हमारे खून के सेल में, हमारे सेल में, हमारे जिस्म के सेल में आसानी से दाखिल हो सके। मसलन फ़र्ज़ किया ये यहाँ एक, ये हमारा सेल है, तो ये टुकड़े जो हैं ये आसानी से यहाँ सेल में, ये क्या है? सेल है, ठीक है, आसानी से सेल में दाखिल हो सके। खुराक का तोड़ फोड़ के ज़रिए इतना बारीक हो जाना, इतना छोटा हो जाना कि वो आसानी से हमारे सेल में दाखिल हो सके, इसको डाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। समझ आ गई? अब ये छोटा सा, इसकी तारीफ़ तो छोटी सी, यहाँ टॉपिक ख़त्म नहीं, टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। अब जहन में ये आता है कि डाइजेशन जो है हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। हमारे जिस्म में ये हज़म का निज़ाम या ये तोड़ फोड़ या खुराक के जो लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड हैं या बड़े टुकड़े जो खुराक के हैं, वो इतने बारीक कहाँ हमारे जिस्म में कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। ये आते हैं ना, ज़हन में सवाल आता है कि इतने बारीक, हम खुराक खाते हैं दांतों से उसको तोड़ तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने बारीक कि मॉलिक्यूलर साइज़ बन जाए, वो हमारे जिस्म में कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी है, कोई भी निज़ाम है, उसमें एक चीज़ नहीं, कोई भी निज़ाम है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्जा पार्ट काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से काम करते हैं, ठीक है। और हर हिस्सा जो है, हर टुकड़ा जो है, हर पुर्जा जो है, वो अपना अपना काम सर अंजाम देता है, तब जाके एक निज़ाम बनता है, तब जाके एक निज़ाम या सिस्टम बनता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये डाइजेशन या हज़म का निज़ाम, यानी खुराक का हज़म होना हमारे जिस्म में कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ ये इतने बारीक होते हैं, टुकड़े होते हैं, कहाँ डाइजेशन होती है और कैसे होती है, ठीक है। आज इसका जस्ट मैं सरसरी तौर पर इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि आपके जहन में एक नक्शा फीड हो जाए, ठीक है, तफसील के साथ, एक एक उसके एक एक पुर्जा पार्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक हिस्सा, एक एक पुर्जा, उसका अलग अलग तशरीह इंशाल्लाह करके आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन आज जो है इसलिए आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ कि पूरे निज़ाम का आपके जहन में एक स्केच सा बन जाए, आपके जहन में ये चीज़ आ जाए, फिर जब एक एक हिस्से का या एक एक पुर्जे की तशरीह करेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैंने एक डायाग्राम बना दिया है छोटा सा, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये एक
इंसान का मैंने मुंह बनाया है, क्या, एक बंदे को मैंने ऐसे खड़ा किया, ऐसे खड़ा किया है, और उसकी ये साइड जो है, ये साइड, एक साइड अंदर से आपको नज़र आ रही है। ठीक है। सबसे पहले जब हम खुराक खाते हैं तो वो हम मुंह में लेते हैं, नाने वाला मुंह में लेते हैं, ये मुंह है, ये दांत हैं, ये ज़ुबान है इसके अंदर। ठीक है। इस खड्डे को, इस मुंह के मुंह का जो इस तरह करो ना, तो जाहिर है मुंह के अंदर एक खड्डा सा है, नीचे से जबड़े ने बंद किया हुआ है, ऊपर से जबड़े ने बंद किया हुआ है, साइड से चिक्स ने बंद किया हुआ है, ये आगे से भी खुला है, पीछे से भी खुला है, एक कैविटी सी है, एक खड्डा सा है। तो इसको कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। मैं ये साइड थोड़ी सी मिटा दूं, इसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अच्छा, इसके हिस्से कर लेते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है डाइजेशन का, ओरल कैविटी है। अब ओरल कैविटी में क्या होता है? ओरल कैविटी में दांत होते हैं जो हम खुराक को जिनसे चबाते हैं। क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे करके दांत चबाते हैं ना। ठीक है। ओरल कैविटी में दांत होते हैं जिससे हम खुराक को चबाते हैं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर लुआब होता है, लुआब दहन, जिसको सलाइवा कहते हैं। लुआब दहन, पानी जो होता है हमारे मुंह में, ये जो लुआब सा होता है, जो पानी सा होता है, इसको सलाइवा बोलते हैं। और इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं, जो ये लावा जिनसे प्रोड्यूस होता है या निकलता है। ठीक है। तो ये दांत क्या करते हैं कि खुराक को चबाते हैं। सलाइवा जो है वो खुराक को नरम करता है और यहीं से जो है इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। तो पहला हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का या निज़ाम का ओरल कैविटी या मुंह कह दें आप। ठीक है। ओरल कैविटी या मुंह। अब दूसरा हिस्सा, और भी लिखने हैं, थोड़ा ऊपर कर दूं। दूसरा हिस्सा जो है ये है फेरिंक्स। फेरिंक्स। ठीक है। फेरिंक्स उस जगह को कहते हैं, ये यहाँ से हमारे दो पाइप आ रहे हैं, एक खुराक का, एक सांस का। यहाँ मैंने सांस वाला नहीं लिखा क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। वो उस टॉपिक की तरफ जब जाएंगे, जब लंग्स और सांस वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर करेंगे। सिर्फ ये पाइप जो लिखा है, ये बनाया है, ये खुराक वाला पाइप है। ये खुराक का और सांस का पाइप जहाँ खुलते हैं उस स्टेशन को फेरिंक्स कहते हैं। उस स्टेशन को क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। ये ज़हन में रखना है। मैंने कहा है ना, सरसरी तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में ये स्केच बन जाए। इसको क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के नीचे ये एक मस्कुलर पाइप है। क्या है? मस्कुलर पाइप है। इस पाइप को खुराक की नाली या एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? खुराक की नाली या एसोफेगस। एसोफेगस कहते हैं। ठीक है। यहाँ से खुराक हमने चबाई, सलाइवा से नरम की, उसको गले से धकेला खुराक की नाली में। ठीक है। और ये नाली जो है, अच्छा, ये एसोफेगस या खुराक की नाली जो होती है, ये इस तरह का कोई पाइप नहीं है कि इसमें कोई चीज़ डालो और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे धड़ाम से जाके गिर जाए। नहीं, ये मस्कुलर वार होती है और ये मतलब एक मस्कुलर पाइप है और ये जो है खुराक को नीचे धकेल के लाती है। क्या करती है? पुश करती है, धकेलती है, धकेल के लाती है। ठीक है। तो इसका जब इसके टॉपिक पे जाएंगे तो आपको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी का अलग वीडियो होगी, उसमें तशरीह से बताऊंगा। फेरिंक्स और एसोफेगस के बारे में बताऊंगा। नीचे तीसरा ये दो, और ये एसोफेगस जो है ये 3। अब उसके नीचे ये एक थैलानुमा
एक थैलानुमा स्ट्रक्चर में गिरती है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है। उस थैलानुमा स्ट्रक्चर को स्टोमिक या मैदा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैदा या स्टोमिक। स्टोमिक, ठीक है, स्टोमिक या मैदा कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। ये जब तशरीह आपको बताऊंगा, एक एक उज़्व की तशरीह करेंगे, या एक एक उज़्व की अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, तो उनमें इनकी मैं बताऊंगा। तो खुराक जो है यहाँ से मैदे में आती है, यहाँ से खुराक मैदे में आती है, ठीक है। अब मैदे में जो है खुराक की नाली जो है एसोफेगस जो है, उसमें क्या हुआ, उसने धकेल के उसको स्टोमिक में ले आई, खुराक को स्टोमिक में ले आती है। अब स्टोमिक में अक्सर लोगों के जहन में होता है कि मैदा जो है ना, ये हज़म, हमारा सब कुछ जो हज़म होता है वो मैदे में होता है। नहीं, इस तरह नहीं होता। सब कुछ मैदे में हज़म नहीं होता, बल्कि मैदे में थोड़ा सा हज़म होता है, थोड़ी सी डाइजेशन होती है, कुछ चीज़ों की डाइजेशन होती है। अब मैदे का सरसरी मैं आपको बता दूं, मैदे का टॉपिक बहुत बड़ा है, उसकी डिटेल के साथ बताऊंगा मैं आपको। मैदा जो है, ये खुराक यहाँ से आ गई, खुराक यहाँ से आ गई, ठीक है, यहाँ से खुराक आ गई। मैदे में छोटे छोटे, मैदे में छोटे छोटे थैले होते हैं, थैले पड़े होते हैं, ठीक है। ये मैंने बड़े बड़े किए हैं, ये मैदे की दीवार के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, थैले होते हैं, ठीक है। मैदा खुद एक थैला है, लेकिन मैदे के अंदर ये छोटे छोटे थैले होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये भी अब साफ़ कर दूँ, ये आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ये होते हैं, इनको कहते हैं ग्लैंड, ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता जाऊँ, वो सलाइवा जो पैदा करते हैं, जो मुंह के अंदर ग्लैंड हैं, उनको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। उनको क्या कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स। और जो मैदे के अंदर ग्लैंड्स हैं, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स जो हैं, ये एंजाइम छोड़ते हैं, ठीक है, ये एंजाइम छोड़ते हैं जो खुराक को तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ फोड़ क्या करते हैं, कौन सी चीज़ करती है, हमेशा ये याद रखना है। स्टूडेंट्स हजरात के लिए स्पेशली उनको ये याद रखना चाहिए कि हमेशा तोड़ फोड़ एंजाइम करते हैं। हमारे खुराक को कौन सी चीज़ तोड़ती है? एंजाइम तोड़ती है। और डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? बक्कल कैविटी से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। बहरहाल, यहाँ मैदे का माहौल जो है, मैदे के अंदर क्या क्या होता है? मैदे के अंदर ये ग्लैंड जो हैं, ये एंजाइम छोड़ती हैं, और मैदे का माहौल जो है वो तेज़ाबी होता है। माहौल क्या होता है? ग्लैंड्स या गुदद, ग्लैंड्स या गुदद। अब ऐसा ना हो ना कि हम अपना वो सब कुछ, मुझे बच्चों ने कहा कि अबू ये चीज़ें हमारी, आपकी गुद्दी तहरीक, उज़लाती तहरीक, आसाबी तहरीक हमारे सर सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो काइंडली आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत बताया करें। तो इंग्लिश बताते बताते कहीं ऐसा ना हो ना कि हम अपनी चाल ही भूल जाएं या अपनी ज़ुबान ही भूल जाएं। इसको गुदद कहते हैं। गुद्दी निज़ाम जो है, पूरे इसमें तीनों निज़ाम काम करते हैं, आसाबी, उज़लाती और गुद्दी, तीनों निज़ाम काम करते हैं। तो ये ग्लैंड्स या गुदद होते हैं, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या मैदी हुदूदें या गुदद कहते हैं, ठीक है। अब मैदे में इन्वायरमेंट को कौन सा होता है, या माहौल जो होता है वो कौन सा होता है? तेज़ाबी माहौल होता है। क्या होता है? तेज़ाबी माहौल, ठीक है। एसिडिक, एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, यानी तेज़ाबी माहौल होता है। तो जो खुराक आती है उसमें भी तेज़ाब शामिल होता है, उसमें भी मतलब तेज़ाबियत शामिल होती है।
जब ये मैदे से खुराक आगे, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि मैदे में डाइजेशन होती है लेकिन थोड़ी सी, मैदे में हज़म होती है खुराक लेकिन सारी नहीं, थोड़ी सी खुराक हज़म होती है। हमारे ज़हन में है कि सब कुछ हमारे मैदे में ही हज़म करना है, मैदे ने हज़म करना है, मैदे नहीं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मुंह से लेकर ये बक्कल कैविटी, स्फिंक्टर, एसोफेगस, स्टोमिक और नीचे ये जो है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस। बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक इस पूरे पाइप को, असल में तो ये एक ही पाइप है, ठीक है, बीच में उसकी शक्लें बदल रही हैं, ठीक है। तो इस पूरे पाइप को कहते हैं गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। तो आज हम गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक का इंट्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, खुराक जहाँ थी तो इसका माहौल जो है वो तेज़ाबी था। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। इसको मैं ये लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, ठीक है। अब क्या होगा, अब छोटी आंत, ज़्यादातर डाइजेशन या हज़म का सिस्टम जो है, या ज़्यादातर खुराक हमारी हज़म इस छोटी आंत में होती है, ना कि मैदे में होती है, ठीक है। वहाँ मैदे में एसिडिक इन्वायरमेंट था, तेज़ाबी माहौल था। यहाँ जब आती है तो काफ़ी सारे, बहुत सारे एंजाइम जो हैं यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ से इंटेस्टाइन की दीवार से काफ़ी सारे एंजाइम निकलते हैं, और वो इस खुराक को हज़म करते हैं, वो इस खुराक की डाइजेशन करते हैं। क्या होती है, उससे डाइजेशन करते हैं। अच्छा, अब हम इस पाइप में एक स्टॉप या एक स्पॉट से हम आगे निकले, वहाँ पे दो और उज़्व साथ दे रहे हैं डाइजेशन में, या डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, वो भी बताता चलूँ। तो ये है लीवर, ये है लीवर, और ये है पेंक्रियाज, ठीक है। ये लीवर के साथ गाल ब्लैडर होता है। क्या होता है, गाल ब्लैडर या पित्ता। अक्सर जिगर जो होता है, कलेजा जिसको हम आम ज़ुबान में कलेजा बोलते हैं, जिगर जो होता है उसके साथ पित्ता होता है, सब्ज़ रंग का होता है ना, ठीक है। तो वो उसमें से सफरा जो है यहाँ आके स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। तो ये ड्यूडेनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में आके यहाँ गिरता है, और सेम उसी जगह पे, उसी पाइप पे में इधर पेंक्रियाज जो है, ये पेंक्रियाटिक जूस इधर गिराता है। तो ये इन दोनों को कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, एक्सेसरी एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। बहरहाल ये जब टॉपिक आगे एक एक क्या आएगा तो तफसील से आपको बताऊंगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आती है खुराक, तो यहाँ आके मुकम्मल डाइजेशन होती है। क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल डाइजेशन होती है। यहाँ खुराक आती है और यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, और वो तोड़ फोड़ जो है खुराक को
मालिक्यूलर साइज में ले जाती है। ठीक है। अच्छा, उसका मेरे का जो था एनवायरनमेंट एसिडिक था, अब यहाँ आके अल्कलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन हो जाता है, माहौल जो है अल्कलाइन आ जाता है, हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये याद रखना कि यहाँ एसिडिक नहीं होता, यहाँ माहौल जो है वो अल्कलाइन हो जाता है और पूरी की पूरी डाइजेशन जो है वो जितनी होनी होती है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है। अब ये पाइप जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये जाके एक और पाइप में खुलती है, ये जाके एक और पाइप में खुलती है जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, या बड़ी आंत। ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत, और इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज तो लंबे को कहते हैं, ये लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये ज़्यादा होती है, ये तकरीबन 6 से 7 मीटर होती है, और ये तकरीबन 1.5 से 2.2 मीटर होती है। तो ये जो है लंबाई में छोटी होती है, लेकिन ये साइज़ में इस तरह साइज़ में बड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ खुराक की डाइजेशन होगी, इसमें टोटल क्या होती है? डाइजेशन। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जितनी होनी होती है सारी हो चुकी होती है। ठीक है। अब सारी खुराक जो है वो सारी की सारी हजम नहीं होती। ठीक है। जो गैर हजम शुदा ग़िज़ा बचती है वो यहाँ से इसमें आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। वो क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ एक फिंगर लाइक पाइप से छोटा सा लगा हुआ होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये क्या होता है? इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और एक बात यहाँ बताता चलूँ कि अक्सर कहते हैं कि इस बंदे को अपेंडिसाइटिस हो गया, जब इसमें स्वेलिंग होती है या इसमें मवाद चला जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर हजरात इसको यहाँ से काट देते हैं। कहते हैं ना अपेंडिसाइटिस हो गया यार, ऑपरेट कराओ, फ़ौरन ऑपरेट कराओ, कहीं ये फट ना जाए, ये वो। और अक्सर बंदे कहते हैं ये फट जाता है तो बंदा मर जाता है। ये डॉक्टर हजरात इसको काट देते हैं। लेकिन हम हुक्मा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कोई चीज़ एक, ये तो तकरीबन इतना टुकड़ा तो होता है ना, राई के बराबर भी कोई चीज़ फजूल नहीं बनाई, और फिर इंसान के जिस्म में अल्लाह पाक ने फजूल क्यों बनाई भाई? इसका रोल है, ये आगे किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, इसका मेन रोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपेंडिसाइटिस के मरीज़ को 3 खुराकें, टोटल 3 खुराकों से अल्लाह पाक करम करता है और वो बंदा ठीक हो जाता है, और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती, और फिर उसको ये पेन होता ही नहीं है। हज़ारों मरीज़ मेरे पास ये 30 साल में हज़ारों मरीज़ आए होंगे। ठीक है। जिनको पहले तो मैं रेफ़र कर देता था कि लोग मतलब करते हैं, तो फिर मेरे एक बुज़ुर्ग उस्ताद ने मुझे कहा कि क़यामत के रोज़ ये जिन लोगों ने ये पेट कटवाए हैं आपकी वजह से, आपके रेफ़र करने की वजह से, तो वो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। तो थोड़ी मुश्किल से बनती है दवाई, तो मैं ये मानता हूँ कि वो उस मुश्किल की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता था कि यार रेफ़र कर दो, ये 3 खुराकें बना के देना। लेकिन अब अल्लाह माफ़ करे, मैंने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी है, और मैं इंशाअल्लाह मतलब ख़त्म नहीं होने देता अब, और ना होने दूंगा जब तक ज़िंदा हो। तो 3 खुराकें टोटल देने से अपेंडिसाइटिस जो है ये
ठीक हो जाती है। बहरहाल वीडियो लंबी ना हो जाए, तो ये अपेंडिसाइटिस है। और इसका जो पहला हिस्सा है इसको सीकम कहते हैं, सीकम, इसको क्या बोलते हैं, सीकम। और बाकी जितना ये है, ये इसका एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, ये होता है, इसको कोलोन बोलते हैं, इसको कोलोन बोलते हैं, यहाँ तक, ठीक है। और ये हिस्सा जो है इसको रेक्टम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रेक्टम कहते हैं। और ये जो सुराख है इसको एनस कहते हैं, एनस कहते हैं। मेरे ख्याल में जो बच्चे मुझे कहते थे कि असाबी उजलाती और गुद्दी हमारा सर से गुजर जाती है, अब इंग्लिश में तो मेरे ख्याल में हमसे भी ज़्यादा जानते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो अब उनको समझ आ रही होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। हाँ, एक बात बताता चलूँ कि जब ये डाइजेशन हो जाती है तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं। क्या होती हैं? खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हज़म शुदा ग़िज़ा इनमें चली जाती है, ठीक है। वो डाइजेशन का आपको बताया था कि ब्रेक डाउन होते होते, तोड़ फोड़ होते होते, जब वो खुराक इतने छोटे ज़रे हो जाते हैं कि वो हमारे सेल में दाखिल हो सकते हैं, आसानी से दाखिल हो सकते हैं, तो उसको डाइजेशन, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो जब यहाँ खुराक मालिक्यूलर साइज़ में पहुँच जाती है तो ये ब्लड वेसल्स में चली जाती है, इसको कहते हैं डाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स मैंने बड़ी करके लिखी है, ये बिल्कुल उसकी दीवार में होती हैं, बारीक बारीक होती हैं, और उनमें जो है वो चले जाते हैं। अब आगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये इसमें कोई डाइजेशन नहीं होनी, डाइजेशन यहाँ तक जो होनी होती है हो जाती है, ठीक है। इसमें यहाँ गैर हज़म शुदा खुराक, उसमें क्या होता है, उसमें पानी होते हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके साथ भी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके साथ भी ब्लड वेसल्स होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं। यहाँ तो मैं ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ, लेकिन यहाँ से डाइजेशन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। ये जो गैर हज़म शुदा खुराक, इसको फीसिस बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? फीसिस बोलते हैं। तो ये गैर हज़म शुदा खुराक जो इसमें होती है, ये गैर हज़म शुदा खुराक, इसमें पानी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो यहाँ से पानी जो है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी और कुछ विटामिन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये फीसेस जो होता है या गैर हज़म शुदा ग़िज़ा जो होती है वो थोड़ी सॉलिड हो जाती है। अगर ये पानी हद से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो ये फुजला जो है वो इतना थिक हो जाता है, फुजला या गैर हज़म शुदा ग़िज़ा जिसको कहते हैं, ये इतना थिक हो जाता है कि ये फिर आगे मूव नहीं हो सकता। तो क्या हो जाती है? कब्ज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? कब्ज़ हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और हम तिब में इसको कब्ज़ कहते हैं। और कब्ज़ को अक्सर हुक्मा उम्मुल अमराज भी कहते हैं, उससे कई मर्ज़ें जन्म लेती हैं। कब्ज़ की और भी वजूहात होती हैं, लेकिन ये भी एक होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये खुराक जो है, गैर हज़म शुदा खुराक जो है, यहाँ से होती हुई अच्छा, ये अगर एब्जॉर्प्शन सही पानी की ना हो, बाज़ औक़ात नहीं भी होती, अगर ना हो और वो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा में पानी ज़्यादा मिक़दार में हो,
तो फिर डायरिया हो जाता है, मोशन आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जो है ये रेक्टम में, ये गैर हजमशुदा रेक्टम में आके कुछ देर के लिए जमा हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाती है और फिर यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जो दिमाग को पैगाम देता है, जो क्या कहता है, पैगाम देता है या मैसेज देता है दिमाग को। वो आसाबी निज़ाम पढ़ा था, हुक्म रसां और ख़बर रसां। तो ये ख़बर रसां सेल्स जो हैं वो दिमाग को क्या कहते हैं, दिमाग या ब्रेन को पैगाम देते हैं, ठीक है, कि यहाँ मसला फुल हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको उज़लात को हुक्म दें कि फ़ारिग कर दें। स्फिंक्टर जो होता है वो उज़लाती है ना, उज़लाती चीज़ है, तो वो उज़लात को आसाब ने हुक्म देना होता है, वो हुक्म देता है कि अब इसको फ़ारिग कर दो। अब लेकिन ये आपके कंट्रोल में होता है, बड़े बंदों के कंट्रोल में होता है, बच्चों के कंट्रोल में नहीं होता, उनका निकल जाता है। लेकिन बड़ा बंदा जो है वो थोड़ा कंट्रोल कर सकता है कि वाशरूम खाली नहीं है, वाशरूम में कोई है, या थोड़ा दूर है, वाशरूम जाना है, तो कंट्रोल करके वाशरूम तक जा सकता है। ठीक है, तो इस निज़ाम को, ये इस पैगाम का दिमाग तक पहुंचना, दिमाग से ऑर्डर आना, ठीक है, और ये फजले का खारिज होना, इस पूरे निज़ाम को क्या कहते हैं, डेफिकेशन। इसको डेफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बच्चों का गला दूर हो और तकरीबन अपनी तिब की ज़बान जो है उसको बहुत कम किया है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, और तकरीबन इंग्लिश की जो मुझे आती थी मैंने इंग्लिश में सब कुछ बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं कि ये आज इंट्रो था डाइजेशन का। तो डाइजेशन के इंट्रो में सबसे पहले ये है बक्कल या ओरल कैविटी होती है, उसके बाद स्फिंक्टर आता है, उसके बाद एसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ग़िज़ा आने से पहले एक्सेसरी ग्लैंड जो हैं, यानी लीवर और पेंक्रियाज, ठीक है, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। यहाँ पे उसकी ड्यूडिनम में, या अभी नाम याद ना भी हो तो फिर मैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन का की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें टोटल तफसील के साथ बताऊंगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो दोनों शामिल हो जाते हैं, और तकरीबन डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में भी होती है लेकिन थोड़ी सी होती है। स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में जो है वो सीकम के मकाम पे उसमें शामिल हो जाती है, और वहाँ से फिर उससे एब्ज़ॉर्प्शन होती है, पानी जो है और विटामिन्स वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, और वहाँ से एब्ज़ॉर्प्शन होती है, और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा जो है वो कोलोन से होती हुई रेक्टम में आ जाती है, और रेक्टम से फिर एनस के ज़रिए खारिज हो जाती है। तो इस पूरे ट्रैक को, इस पूरे रास्ते को गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, GIT भी कहते हैं। जी से गैस्ट्रिक, आई से इंटेस्टाइनल और टी से ट्रैक, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।